ओके, तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, है ना। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में पढ़ चुके थे, और एक क्लास और आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लिए थे, जिसमें हम लोग कुछ बातें किए थे। थोड़ा सा हम लोग बात किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, जिसमें हम लोग पढ़े थे वैलेंस और वैलेंसी के बारे में। हम लोग ने देखा कि वैलेंस क्या होता है। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दे कि वैलेंस को अगर डेफिनेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें, या जनरली अगर हम वैलेंस पर अगर फोकस करें और हम ये जानने की कोशिश करें कि वैलेंस क्या होता है, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन आउटर ऑर्बिट। किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसको सेल में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन को जब अरेंज करते हैं, तो हम देखते हैं कि आउटर ऑर्बिट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है। वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का वैलेंस कहलाता है। क्लियर। वैलेंसी पर हम ज़्यादा जिक्र आपको नहीं किए थे, लेकिन आपको हम बताए थे कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या तो कोई एलिमेंट डोनेट करे, या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी अष्टक पूरा करने के लिए जितना वो गेन करे, यही उसका वैलेंसी कहलाता है। ज़्यादातर मोस्टली ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, और अगर हम बात करें वैलेंस का, तो वैलेंस और वैलेंसी जनरली मेटल्स का इक्वल माना जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू एलिमेंट सिचुएशन वैलेंस और वैलेंसी बदल भी सकता है। क्लियर। इस पर और हम लोग बातें करेंगे जब और हमें वैलेंस और वैलेंसी के चैप्टर हमको समझ में आएगी, जब चीज़ों को पढ़ने को हमें मिलेगा पढ़ने को, तो उस पर और हम लोग बातें करेंगे डिटेल से। लेकिन आज चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के आज हम लोग जिक्र करते हैं, जो बहुत ही हम अगर जितना इसकी तारीफ करें उतना अगर कम माना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए, सीधा सा बात ये है ना कि जब आप किसी भी एलिमेंट का वास्तव में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हम यूँ कहें ना कि वास्तव में आप केमिस्ट्री का जो भाव है ना, आप वास्तव में केमिस्ट्री का भाव को अपने अंदर गेन कर पा रहे हैं। ये बात समझिए, क्योंकि आज आप लोग क्लास में जानेंगे कि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्यों करता है। आप आज जानेंगे कि मेटल का ऑक्साइड क्या कहलाता है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, और आप जानेंगे कि मेटल ऑक्साइड जनरली हम लोग कहते हैं कि ये नेचर में बेसिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि ये एसिडिक होता है। सारी चीज़ों का जवाब आपको आज क्लास में मिलने वाला है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है। ये जो रिएक्शन होती है ना, ये केमिस्ट्री का बैकबोन माना जाता है। आप अगर इस रिएक्शन को आज यहाँ से समझ पाएंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप हायर क्लास में पहुंचेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री की एक बेहतर समझ आपको डेवलप हो पा रही होगी। ये चीज़ों को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बनाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, एक बात ये चीज़ें हैं कि हम लोग क्लास में जब मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे वैलेंस के बारे में, है ना। किसके बारे में? वैलेंस के बारे में। और आपको अगर याद होगा तो बताइए कि वैलेंस कहाँ तक होता है किसी मेटल्स में, कितना वैलेंस हो सकता है, तब वो मेटल्स के नाम से जाना जाएगा। उसका वैलेंस कहाँ से कहाँ तक रहता है, बताइए। 1 2 3 आपको थोड़ा सा 1 याद 2 होगा। 3 हाँ, तो 1 2 आपको 3 याद होगा कि जो वैलेंस अगर 1 या 2 रहे या 3 रहे, तो या तो किसी मेटल्स के आउटर ऑर्बिट में, या अगर हम मेटल्स का नाम यहाँ ना लेकर बोले, अगर किसी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में छोटे 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, तो वो एलिमेंट किस नाम से जाना जाता था? तो वो एलिमेंट हम लोग कहते थे कि मेटल होता था। क्या होता था? मेटल। इसके बारे में कैसे डिसाइड करते हैं, जो हम लोग क्लास में जिक्र किए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख वीडियो पर चेक कर सकते हैं। अगर वैलेंस 5 रहे, 6 रहे और 7 रहे, क्या रहे? या तो 5 या तो 6 या तो 7, तो क्या बन जाता था? इसको हम लोग नॉन मेटल कहते थे, नॉन मेटल कहते थे। और यही सब
सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी एलिमेंट को ये डिफाइन कर पाना कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज से जनरली आप 100% ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो एलिमेंट को हम किस प्रॉपर्टीज में रखें, किस ग्रुप में रखें, मेटल्स में रखें या नॉन मेटल में रखें। लेकिन जब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसका आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जानने की कोशिश करेंगे, तब वो 100% प्रूव्ड होगा वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। यही वजह है कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज को इंपोर्टेंस देते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन भी फ्रेम। कभी कभी तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एवरी रिएक्शन, आपसे जितना भी हम रिएक्शन करेंगे, हर रिएक्शन और हर बातें अपने आप में क्वेश्चन होता है। और कैसे क्वेश्चन होता है जो हम लोग बारी बारी समझते हैं। इतनी बातें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में वैलेंस के आधार पर किसी एलिमेंट को ग्रुप में डिसाइड करना वो मेटल है या नॉन मेटल, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से जिक्र कर चुके थे। आइए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में ही नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होता है। क्लियर? चलिए लिखिएगा एक टॉपिक, सबसे फर्स्ट टॉपिक, इसके बाद लिखिएगा हम लोग बात करेंगे रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन की, विथ ऑक्सीजन। क्लियर? ये हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे, किसका? मेटल्स और नॉन मेटल्स का, दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में दोनों हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल का कैसा होता है, नॉन मेटल्स का कैसा होता है। अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। एक बात बच्चों हम आपको क्लियर कर दें, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो याद रखिएगा, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो अपना यानी खुद मेटल अपने आप का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। अब वो मेटल कुछ भी हो सकता है, जो मेटल होगा जिसका नाम होगा उसी मेटल का क्या बनाएगा? ऑक्साइड। एक बात और आपको यहाँ पर क्लियरफाई कर दें कि रिएक्शन करने का ये कदापि मतलब नहीं है कि ये कोई सोल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है या किसी हीटिंग का हो रहा है या कोई कोल्ड पोजीशन से होकर रिएक्शन हो रहा, नहीं। यहाँ पर जो मेटल का हम एग्जाम्पल लेंगे उसका सीधा सा मतलब है कि उस मेटल को हम लोग इस इन्वायरमेंट में, इस ऑक्सीजन का जो इन्वायरमेंट में, उसमें से हम इसको जला कर चेक कर रहे हैं, तब वो मेटल का ऑक्साइड चेक कर रहे हैं। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? तो पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। बताइए जल्दी से, क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। हाँ, चलिए अब हम लोग नॉन मेटल्स के भी साथ आते हैं। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो अपना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, दोनों ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है, वो जरूरत आपको सबसे ज्यादा जानने की जरूरत क्या है कि पूछा जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़कर कि मेटल ऑक्साइड बाय नेचर कौन सा प्रॉपर्टीज रखता है। तो अब याद रखिएगा, बाय नेचर प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो याद रखिएगा, मेटल का जितना भी ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टीज रखेगा, और नॉन मेटल का जितना भी ऑक्साइड होगा वो कौन सा प्रॉपर्टीज रखेगा? एसिडिक प्रॉपर्टीज रखेगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बात बहुत आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो बात, जो लाइन हम बता रहे हैं ना, ये लाइन सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत। फिर आप ये कहेंगे कि सर हम लोग कैसे डिसाइड किए कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है। तो बाय एक्सपेरिमेंटल हम लोग एक्सपेरिमेंट कर देखें। कुछ एक्सपेरिमेंट आपके साथ भी हम डिस्कस करते जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में एक्सपेरिमेंट भी लिखने के लिए आता है, और एक्सपेरिमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये जानना बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और याद रखिए, जब भी एक्सपेरिमेंट आता है तो अच्छा नंबर कंटेंट कर आता है। 6 या 7 नंबर का आपके सामने एक्सपेरिमेंट आता है। जब भी आप अच्छा लेवल के एग्जाम देंगे तो वो क्वेश्चन जब फ्रेम होकर क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंट करके बताइए हमें, तो वो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले कौन सा हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं उस आ जाता है, कहाँ फिगर बनाते हैं, कहाँ पर हम लोग फाइनली कंक्लूजन करते हैं। सभी स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट को लिखने का एक मेथड है, तरीका है। वैसे बच्चों को लिखना चाहिए, तब अगर उस प्रोसेस का पैटर्न को फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आप बेहतर नंबर क्लियर कर पाते हैं। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ
होता हो, और सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेटल का। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है नंबर 1 कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, react with oxygen then formed metal oxide, then formed metal oxide, then formed metal oxide। क्लियर हो गया ना? मेटल जब रिएक्ट करेगा किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आप रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेटल, ये जनरल फॉर्म है, मेटल प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म। अब ये मेटल की जगह आपको जो मेटल आपको अच्छा लगे, जिसका रिएक्शन करवाना है, उस मेटल को यहाँ पर नाम दीजिए। ऑक्सीजन तो साथ साथ में चलेगा ही, उसके बाद जो फॉर्म होगा ये मेटल ऑक्साइड आएगा, मेटल ऑक्साइड आएगा। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर चेक करते हैं, देखते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरह से कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को पता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी से आप लोग। सोडियम किसी को पता नहीं है? सोडियम 11 का जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 8 2 10 1 11, आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब सोडियम क्या है? मेटल या नॉन मेटल? बताइए क्या है जल्दी? मेटल। वेरी गुड। चलिए, तो सोडियम का रिएक्शन देखिए, अब एक आता है बैलेंस करना, रिएक्शन को बैलेंस करना, जो कि 10th क्लास में लोग को पढ़ना है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। और यहाँ भी चीजों को हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत। आपको ये जानने का मिलेगा कि आप जब भी रिएक्शन आप लिखते हैं एग्जाम में, तो वो बैलेंसिंग ही होना चाहिए। अगर नॉन बैलेंस रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है चीजों को। हालांकि हम लोग सिर्फ देखते हैं पहले कि ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम। हाँ, बताइए किसी को पता है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला? सोडियम ऑक्साइड NaO2, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा क्या बनेगा इसका फॉर्म? सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद एक एग्जांपल और आपको ले रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को आप लोगों को देखने का मौका मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आपको आगे देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाने का सीधा सा मतलब है कि मैग्नीशियम को जब आप इन्वायरमेंटली जलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो अब देखिए मैग्नीशियम खुद अपने आप में क्या है? मेटल है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा ऑक्साइड बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कैसा बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग क्या करें ना कि सबसे पहले आपको सीधे लिखना है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको इसका सर आपका आवाज मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड क्या बनाएगा? Mg प्लस O2। याद रखिएगा ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम। बोलिए, कुछ नहीं सर। बताइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक बात और आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखिए सबसे, हाँ बोलिए। आप Mg प्लस O2 किए, मतलब Na प्लस O2 किए तो NaO2 किए, तो Mg प्लस O2 किए तो MgO क्यों लिखे?
हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है, आपको बताएंगे ये बैलेंस करने के लिए। जो मैग्नीशियम का भी सिंबल आपको बता रहे हैं, ये ऑक्सीजन को सिर्फ सिंबल, ऑक्सीजन को सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें सिंबॉलिक नंबर हम दे रहे हैं, ऑटो आपको भी बैलेंस करने के नहीं बता रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब मैग्नीशियम हो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अगर आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि यहाँ ऑटो है और एमजी है तो कैसे बैलेंस किए, इसका कहानी अलग है, जिसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे। समझ में आ रही? अगर हम लोग वही बातें यहाँ पर फिर डालने की कोशिश करेंगे तो जो मेरा पढ़ाने का मकसद है, फिर आपको जिग फॉर्म में फिर कंफ्यूजन बनेगा ज़्यादा, और कंफ्यूजन बनेगा तो फिर आप यही चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग 8 क्लास में आपका स्टैंडर्ड है, तो चीज़ों को सिर्फ आपको इतना ही जान लेना अभी आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें जरूरी होगा कि जब खुद अपने आप में क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला करता है, और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के नाम से जाना जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए तो आपको MgO लिखना है, बाकी का ये बैलेंसिंग कैसे होता है ये लोग हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और जब हम लोग अलग से इसको डिटेल से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये बैलेंस कैसे होता है। क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए एक बात आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ों को आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। देखिए एक बात होता क्या है ना, कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को या किसी भी मेटल के ऑक्साइड को, एक बात याद कर रखिएगा, हालांकि नोट करके इसको हम लिखा देंगे, कभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, किसमें करते हैं? वाटर में, तब क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड। एक बात याद रखिएगा, किसी भी ऑक्साइड को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो उसका हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। जैसे आप लोग अभी पढ़ें कि मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वही मेटल के ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में मिला दें तो क्या बन जाएगा? मेटलिक मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रोक्साइड। ये बातें आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान वाली बात। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो उसका ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, और वही मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला और आपको एक इसमें देते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इसमें एक फॉर्मूला और आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले आप नोट करके ये बातें आपको लिखवा देते हैं जो आपको भी हम बताएं। नोट करिएगा कि व्हेन मेटल ऑक्साइड, ये नोट कर आपको नीचे लिखना है अपने फेयर कॉपी में कि व्हेन मेटल ऑक्साइड dissolved in water, then formed metal hydroxide। मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बातें ध्यान रखिएगा, उसका मेटल का क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। कब? जब हम डिजोल्व करते हैं उसको किसमें? वाटर में। और वाटर में डिजोल्व करते हैं क्या? हाँ, क्या डिजोल्व करते हैं? मेटल का ऑक्साइड डिजोल्व करते हैं। क्लियर? जैसे इसी को भी देख लीजिए, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को, याद रखिएगा आप लोग लिखिएगा पूरा है, क्योंकि कभी कभी हम हो सकता है ना सिर्फ फार्मूला आपको लिख दे, लेकिन नहीं, आपको नेम लिख करके करना है। आप एग्जाम में भी यही करें, जब भी आपको फार्मूला की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिखने से बचो। सबसे पहले इसका नाम लिख देना है पूरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? उसके बाद क्या बनाया जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अभी जस्ट आपको बताएं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, इसको किस में डिजोल्व कर रहे हैं? वाटर में। रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनाएगा उसका? मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो मेटल है क्या? मैग्नीशियम, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको पहले क्लियर लिख दिए, उसके बाद फार्मूला भी आपको नीचे लिखना उतना ही जरूरी है। क्लियर? तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही लिख दिए, हाइड्रोक्साइड कर रहे हैं ना, हाइड्रो तो वाटर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? उसके बाद हम लोग फार्मूला डाल देते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO रिएक्शन करेगा किससे? बताइए? वाटर से।
किसे करेगा? अच्छा, मैग्नीशियम H2O। ऑक्साइड यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन करेगा H2O से, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। एक बात यही याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बताएंगे? MgOH का होल 2। MgOH का होल 2। OH का होल 2 का मतलब क्या है? ये सभी चीजें आप लोग धीरे धीरे जानेंगे। यानी कि OH का होल 2 का मतलब 2 ऑक्सीजन भी 2, बट मैग्नीशियम ओनली फॉर कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। ये हर बात है क्योंकि आप पढ़ेंगे जब मोर इंफॉर्मेटिक ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसके बारे में और उसी चीजों को डिटेल से हम लोग 10th क्लास में पढ़ना है। यानी किसी भी रिएक्शन को देखकर हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं, ये खुद एक टॉपिक है। उस टॉपिक में बाकायदा आप देख पाएंगे कि जब भी हम रिएक्शन को देखते हैं तो रिएक्शन से बहुत सारी चीजें रिएक्शन मेरा कहता है, जैसे कि कौन मेटल है या नॉन मेटल है, उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, रिएक्टेंट्स में क्या यूज हुआ है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्टेंट्स में कितना मॉलिक्यूल्स या कितना एटम यूज हुआ है किसी मेटल का या नॉन मेटल का, प्रोडक्ट में उसका किसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ है और कितना एटम है उसका यूज हुआ है, कितना नॉन मेटल का एटम यूज हुआ है, कितना। तो ये सारी चीजें आपको क्या बनती है, उस रिएक्शन से देखकर हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। बकायदा ये टॉपिक पढ़ना है। बस आपको इतना जानने के लिए बता दें कि अगर MgOH का होल 2 लिखा हुआ है तो OH का होल 2 आप मैथ में पढ़े होंगे कि जब किसी चीज को सेपरेट कर उसमें स्क्वायर कर दिया जाता है, क्यूब कर दिया जाता है, अगर हम A/B का होल स्क्वायर कर दे, A/B का होल स्क्वायर कर दे, इसका मतलब है A भी 2 है और B भी पावर 2। बात समझ में आ रही है? यही चीज यहाँ पर लॉजिक लगता है। अगर OH का होल 2 कर दिए तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एक चीज है, एक रस्टिंग का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से दीजिएगा। लेकिन इससे पहले रस्टिंग के प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको एक बात और नोट कर ध्यान दिला दें, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर ये आपको ध्यान दिलाना है कि मेटल का ऑक्साइड जो होती है वो नेचर में क्या होता है? बेसिक होता है। ये बात भी अपने नोट्स में लिख लीजिए। नोट 2, मेटल ऑक्साइड इन नेचर गेन बेसिक प्रॉपर्टीज। तो अगर यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो कि मेटल का ऑक्साइड कौन सा प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो आपको क्या बताना है? बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। किस प्रॉपर्टीज को शो करता है छोटे? बेसिक प्रॉपर्टीज को। क्लियर? अब देखिए सवाल ये है ना कि इसे हम लोग कैसे डिसाइड किए कि ये बेसिक प्रॉपर्टीज को है या एस्थेटिक प्रॉपर्टीज को रखता है, ये हम लोग कैसे डिसाइड किए? तो आप देखेंगे कि आप एक लिटमस पेपर का नाम सुने होंगे ना, 7वीं क्लास में इसके बारे में जिक्र हुआ होगा कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर एक आइडेंटिफिकेशन हम लोग डिसाइड करने में यूज करते हैं कि कोई भी मेरे साथ जो ऑक्साइड आ रहा है या कोई भी अगर सोल्यूशन मेरे साथ है तो सोल्यूशन को चेक करने में हम लोग यूज करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। बस आपको याद ये रखना है ना, क्योंकि बच्चे कलर को कंफ्यूजन होती है, अक्सर कलर में कंफ्यूजन आता है कि कौन सा कलर किसमें चेंज आता है तो एसिड होगा, कौन सा कलर किसमें चेंज होगा तो बेस होगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग डाले और चेक किए तब देखा गया कि जब किसी मेटल ऑक्साइड में जनरली जब देखा गया कि मेटल के ऑक्साइड जब लिटमस पेपर से चेक किया गया तब वो देखा गया कि उसका जो सॉल्यूशन है या जो उसका पेपर जब यूज किया गया तो वो जो रेड पेपर है वो किस में चेंज हो गया था? ब्लू में चेंज हो गया था। यानी कि लिटमस पेपर था और जब हम मेटल के ऑक्साइड के साथ उसका हम चेक किए तो उसको चेक करने की कोशिश की मेटल ऑक्साइड को, तो मैंने देखा कि ये जो मेरा पेपर था वो रेड से किस में चेंज हो गया था? ब्लू में। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन खुद यहाँ पर फ्रेम बनता है कि बेसिक नेचर प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए लिटमस पेपर जो है कौन सा में चेंज होता है। तो याद रखिएगा कि लिटमस पेपर जो है
लिटमस पेपर जो है चेंज हो जाता है, चेंज रेड इंटू ब्लू। किसमें चेंज हो जाता है? रेड से ब्लू। ये बात याद रहेगा। और याद रखिएगा थोड़ा सा कि ब्लू को ना बेस से समझिए। ब्लू को किससे समझना है? बेस से। आपकी कंफ्यूजन ना हो, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बता रहे हैं कि बेस में भी कौन सा टर्म यूज हो रहा है? बी यूज हो रहा है। अब ब्लू में भी कौन सा यूज हो रहा है? बताइए। यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है? ब्लू। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बेस अगर है तो ब्लू चाहिए, बेस है तो ब्लू चाहिए। अब ब्लू कब देगा? रेड ही तो ब्लू बनेगा। अब ब्लू को साथ करेंगे तो रेड देगा। तो ब्लू का अगर ब्लू चेंज हो जाए रेड में तो रेड थोड़ी हो सकता है बेस, क्योंकि बी से बेस और बी से ब्लू। याद रहेगा? बी से बेस और बी से ब्लू। बोलिए जल्दी सा, याद रहेगा ना? आपका एक कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगा किस पेपर को किसके साथ चेंज होने के साथ। हाँ, याद रखिएगा कि रेड लिटमस पेपर चेंज होता है ब्लू में, ना कि ब्लू पेपर चेंज होता है किसमें? रेड में। अगर सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालने पर अगर मेरा पेपर रेड था और अब ब्लू हो गया, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है किस प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है? बेसिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। ये सब हम लोग बाय एक्सपेरिमेंटल हम लोगों ने देखा। एक्सपेरिमेंटल कर क्या देखा? देखिए, एक्सपेरिमेंट कर ये क्वेश्चन ही बनता है कि डू एन एक्सपेरिमेंट इन मेटल ऑक्साइड सॉल्यूशन, लिटमस पेपर यानी रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर, यानी ब्लू में चेंज कर देता है। ये चीजें देखने के लिए हमको करना क्या पड़ता है? बाकायदा हम लोग इसके बारे में एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड को हम लोग कुछ वाटर में इसको डिजोल्व कर देते हैं तो मेटल ऑक्साइड क्या बन जाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद उसी सोल्यूशन में हम एक रेड लिटमस पेपर को लाते हैं और रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डालकर हम चेक करते हैं। तब हम देखते हैं, उसके बाद हम बाहर निकाल कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जितना पेपर जो डाला हुआ था किसमें? सोल्यूशन में, और वो रेड कलर का था, लेकिन जितना और लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर पानी के अंदर जाता गया, यानी जितना रिएक्शन के साथ होता रहा उतना पेपर की जगह जो है प्लेस है वो किसमें चेंज होता रहा? ब्लू में चेंज होता रहा। बात समझ में आ रही है? तो ये ब्लू प्रॉपर्टी शो करता है, किसको शो करता है? बेसिक फीचर। समझ में आ रही है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को? नहीं ना? बढ़िया, आगे चलिए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं रस्ट को, है ना? आप लोग जंग का नाम सुने ना? आप आयरन में कभी देखे जंग लगते हुए, रस्टिंग होते हुए? कितना बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता होगा, शायद आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये सिर्फ 8th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, 10th क्लास में भी रस्टिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, रस्ट को समझते हैं। ये रस्ट का मतलब क्या है? देखिए, आप देखिए होंगे कभी कभी जनरली आपको ये देखने को मिलता होगा, दो चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है रस्ट से रिलेटेड, एक कॉपर का पूछा जाता है, एक आयरन का पूछा जाता है। दोनों के बारे में हम आपसे जिक्र करते हैं कि कॉपर और आयरन कैसे रस्ट के फॉर्म में चेंज होता है। अब देखेंगे जनरली क्या होता है, कभी कभी मान लो किसी का मकान बन रहा हो, तो मकान बनता है तो छड़ खरीद का आता है ना, छड़ यूज होता है ना मकान बनने में। वो छड़ आया और आप देखेंगे कि जनरली इसको घर बाहर रख दिया जाता है, घर से बाहर रख दिया जाए, और मान लेते हैं बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है तो खास उसमें ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलता। लेकिन मान लो हम छड़ को लाए और ऐसा जगह रख दिए जहां पर नमी हो। नमी का मतलब क्या? थोड़ा सा पानी का मात्रा हो। या अगर अभी जैसे देखो बरसात हो रही है, बरसात में हम लोग 2-4 दिन 5 दिन छोड़ दिए, उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, रेड जैसा कलर उसमें एक मतलब एक पाउडर की तरह आप छुएंगे रेड नहीं सर, ब्राउन। तब देखेंगे कि वो रेड जैसा कलर जो हाथ में आकर, हाँ रेड नहीं ब्राउन जैसा टाइप का होता है, मतलब वो ब्राउन टाइप का वो क्या होती है हाथ में लगता है। तो छू कर देखें आप लोग, ऐसा आप कभी महसूस किए? वो जो ब्राउन कलर है जिसको हम लोग हाथ से छूते हैं वो क्या है? वास्तव में वही जनरली रस्ट है। हाल है ना, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, वो रस्ट बना कैसे होगा, कैसे बना होगा वो चीजों को समझिए। तो सबसे पहली बात समझिए क्या होता है। मान लो कि मेटल है तो एफ ही है, मेटल का सिंबल क्या? एफ ही। आयरन, अब ये एफ ही है तो आप इसका सबसे पहले वो ऑक्साइड बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड, है ना? यानी क्या बनाएगा? आयरन का ऑक्साइड।
तो आयरन का ऑक्साइड कैसे बनेगा? तो आयरन का ऑक्साइड तो आपको जस्ट बताए थे कि कोई भी मेटल जब तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा नहीं तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन चाहिए इसको, तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन चाहिए इसको Fe+O2। यह ऑक्सीजन कहाँ से ले लेगा? इन्वायरमेंट से ले लेगा। अरे जहां पर आप रखेंगे तो खुली जगह होगी, अब खुली जगह होगी तो पूरा इन्वायरमेंट में कोई सा जगह नहीं, आप ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो अपना मेटल का ऑक्साइड बना ही रहा है, साथ में इसको रस्ट होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है, पानी भी चाहिए इसको। क्या चाहिए? पानी। अब इसका मतलब ये Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और साथ साथ में ये जो मेटल का ऑक्साइड बना रखा है रिएक्शन कर देगा, तो क्या बन जाएगा फाइनली? क्या बन जाएगा? आयरन का तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। फर्स्ट क्या बना देगा? क्या बना देगा बताइए? आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना। आप खुद अभी जस्ट पढ़े ना कि यस सर। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड, उसी मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उससे हाइड्रोक्साइड बनेगा ना। तो मेटल, जब हम आयरन खुली हवा में थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर ऑलरेडी मेटल का ऑक्साइड यानी आयरन का ऑक्साइड बना चुका था, वही आयरन का ऑक्साइड दोबारा वाटर का कंज्यूमिंग होने की वजह से, वाटर इन्वायरमेंट में होने की वजह से, मॉइस्चर इन्वायरमेंट होने की वजह से वहां पर क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन कर कर वही मेटल का ऑक्साइड किसमें बना रहा होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और यही मेटल हाइड्रोक्साइड वास्तव में क्या है? रस्ट है, वास्तव में वो जंग है जिसको हम लोग देखते हैं। बातें समझ में आ रही है? क्लियर? तो आइए इसको हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं, चीजों को समझते हैं और ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डेविएट करके लिख लीजिएगा, ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखते हैं रस्ट के बारे में। तो सबसे पहले क्या होगा? रिएक्शन इसका रस्ट देखते हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले मेटल चाहिए, तो मेटल में क्या लें? आयरन। तो आयरन अब प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, क्या बनाएगा बताइए? आयरन ऑक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। कहीं कहीं आपको बुक में जनरली देखने को मिलेगा ऑक्साइड, वास्तव में लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा होगा? हाइड्रोक्साइड में। किनका माइक ओपन है बताइए? आशी माइक बंद करो, कुछ बोलना है बताइए। तुम पंखा के सामने एकदम बैठी हुई रहती है ना। और पूरा एयर। चलिए ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखिए वो आयरन का ऑक्साइड बनता है, लेकिन वही आयरन का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में देखने को मिलेगा डायरेक्ट आयरन का ऑक्साइड, लेकिन वही आयरन ऑक्साइड वास्तव में आयरन हाइड्रोक्साइड है जो रस्ट है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में फ्रेम कर देते हैं। तो Fe+O2, Fe+O2 प्लस वाटर प्लस H2। H2O। हाँ याद रखिएगा ये जो इसका फॉर्मूला बनता है Fe2O3। याद रखिएगा, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जब रस्ट होता है तो वहां पर कितना एटम यूज हुआ आयरन का? 2। और ऑक्सीजन का कितना यूज हो रहा है बताइए? 3। ऑक्सीजन का कितना यूज हो रहा है? हाँ, यही वास्तव में क्या है? रस्ट। वास्तव में क्या है? रस्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये रस्टिंग जो होती है, ये जो रस्ट वो नेचर में कैसा होगा बताइए? एसिड होगा या बेस होगा बताइए? नेचर में कैसा होगा रस्ट? बेस। कौन बताएगा? जल्दी बताइए। बेसिक हो या एसिडिक होगा? बेस होगा। बेस। बेस होगा ना, क्योंकि जब मेटल बेस। ऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन मेटल का हाइड्रोक्साइड अभी जस्ट आपको बताया कि मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर में होता है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया, यहाँ पर डायरेक्ट इसको अलग कर पूछा गया कि रस्ट जो होता है यानी Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड, ये नेचर में कैसा होता है? तो बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बताइए किसी को? नो सर। नहीं ना? बताइए। चलिए ठीक है,
अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब बात करते हैं कॉपर की। कभी आप लोग देखें, ऐसे तो जनरली कॉपर में आयरन की तुलना में जल्दी जंग नहीं लगता है, लेकिन आयरन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। आयरन सबसे जल्दी इसमें देखेंगे कि जंग लग जाएगा, इसका रस्ट हो जाएगा, लेकिन कॉपर में जनरली इससे इसके तुलना में ज्यादा रस्ट नहीं होता है, लेकिन वो होता है। वो लगातार अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं या हम लोग ऐसी जगह रख दें जहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो सब जगह, मान लो कॉपर की लगातार हम लोग ऐसी जगह रख दें जहां पर पानी की मात्रा हो, जहां पर नमी है ना, तो वो धीरे धीरे रिएक्शन करके ग्रीनिश हो जाता है, वो हरा टाइप का हो जाएगा। आपको कभी देखने को मिला होगा, इसे मान लो कि कॉपर को हम लोग तांबा का बर्तन जनरली कहाँ यूज करते हैं? तांबा का बर्तन जनरली तो हम लोग पूजा में यूज करते हैं ना, जल चढ़ाने के लिए तांबा के बर्तन का यूज किया जाता है। तो जनरली जो छोटा जो लोटकी बनता है वो कहाँ रखा रहता है बताइए? पूजा घर में रहता है ना, तो पूजा घर में रहता है और आप वहाँ जल चढ़ाते हैं, शिव भगवान को जल चढ़ाते हैं, और वो मतलब लगातार क्या होता है ना कि पूजा घर में जनरली क्या होता है, अब प्रसाद चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, और मान लो कि फिर वहाँ लगातार जल चढ़ाते रहते हैं, तो जल चढ़ाने की वजह से वहाँ पानी की मात्रा लगातार बनी रहती है। और आप क्या रखते हैं? वही तांबा का बर्तन का वो जो छोटा जो लोटकी होता है, इसको जल चढ़ाने में यूज करते हैं, वो रखा हुआ रहता है। वो धीरे धीरे क्या दिखेगा, मान लेते हैं मार्केट से जिस दिन आप खरीद कर लाते हैं तो देखने में कितना शाइनिंग लगता है, एकदम पूरा शाइन करते रहता है। वो तांबा वाला क्या लोटकी जिस दिन आप मार्केट से लाते हैं कितना शाइन करता है, पूरा चमकते रहेगा। लेकिन वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, पहले धीरे धीरे लगेगा एकदम ग्रीन टाइप का हो गया, यानी लगता है ना कि इतना गंदा हो गया। और उसी को जब हम लोग साफ कर देते हैं तो कितना उसी फिर वापस वही रौनक पर आ जाता है, वही लाइट पर आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वो रिएक्शन हम लोग समझते हैं कि कॉपर के साथ रिएक्शन क्या होता है। वो जनरली यही चीज होता है, जैसे यहाँ Fe की जगह क्या हो जाएगा, कॉपर, सी हो जाएगा, और क्या बन जाएगा उसका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और साथ में वाटर चाहिए, उसका रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, तो इसका रस्ट बनाएगा कॉपर। तो चलिए इसको भी फ्रेम कर लेते हैं और देख लेते हैं कॉपर के साथ क्या कहानी है। ये बातें सबको समझ में आ रही है? बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चीजें आप लोग, हाँ, नो सर। हाँ, हर इक्वेशन और मेरा हर क्वेश्चन, और यूं कहें केमिस्ट्री में हर बातें अपने आप में क्वेश्चन है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जब कॉपर ध्यान रखिएगा, इसका हम रिएक्शन लिख रहे हैं, नोट कर है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2Cu कॉपर का 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, साथ में वाटर H2O, और याद रखिएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, और यहाँ ऑक्सीजन तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। उसके बाद फाइनली इसका जो इक्वेशन बनकर आता है मेरे सामने, वो आता है CuOH का होल 2 प्लस कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3। ये CuOH का जो होल 2 है वो वास्तव में क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मूला आप याद रखेंगे डायरेक्टली। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CuOH का होल 2, और ये वास्तव में क्या है, जब CO3 वास्तव में लगता है किसी भी एलिमेंट के साथ तो उसका कार्बोनेट होता है, तो ये Cu के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉपर कार्बोनेट, क्या हो गया छोटी, कॉपर कार्बोनेट। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो CuOH का होल 2। अगर हम कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला पूछे तो CuCO का CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। याद रखें, ये है वास्तव में ग्रीन कोटिंग। क्लियर? ये वास्तव में क्या है, ग्रीन कोटिंग। हाँ, क्या बोल रही थी रूपाली? सर एक बार और बता दीजिएगा। एक बार और बता दे? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको बताते हैं क्या है इसका रिएक्शन और इसमें होता क्या है, जो समझते हैं। नोट हो गया? समझिए इस बात को। यस सर। आप देखे होंगे कि जब हम लोग आयरन की बात किए थे
क्योंकि एक बात आपको समझना होगा, क्योंकि एक नेचर में भी सभी एलिमेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है। तो जो मजबूत इंसान होता है उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप एक बात याद ये भी ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या साइंस का कोई भी पार्ट हो, जनरली हम लोग जीवन में जो चीजें मेरे साथ घटना घटती है वास्तव में उसी नेचर को बाकी का सारा एलिमेंट भी फॉलो करता है। बस आपको ये है ना कि तीसरी आंख खोल कर देखना होगा, समझना होगा। अब देखिए, जीवन में जो मजबूत लोग होते हैं ऐसे भी उसको जनरली एक साइकोलॉजिकल कवर मिलता है। स्ट्रांग लोग जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर लोग तब को क्या बाकी सभी लोग कमजोर भी समझते हैं और जनरली वो समझते हैं और देखा भी जाता है कि वो जल्दी टूट जाते हैं। देखिए, आयरन की तुलना में जो कॉपर है वो थोड़ा ठोस और मजबूत एलिमेंट माना जाता है। तो इसको तोड़ पाना वो ओनली फॉर मात्र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर वो अपना खुद का ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद डायरेक्ट वो अपने आप को बना दे, डिजोल्व कर दे, रस्ट में फॉर्म कर दे। इतना आसान काम नहीं है कॉपर के साथ। लेकिन याद आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि जब आयरन रहे तो ओनली फॉर ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन और फाइनली इसको बनेगा आयरन का हाइड्रोक्साइड। और वही आयरन का हाइड्रोक्साइड जिसको जनरली हम लोग कभी कभी आयरन ऑक्साइड भी कभी बुक में देखते हैं, वो वास्तव में क्या है, रस्ट है। लेकिन इसमें क्या होगा, Cu तो चाहिए ही, कॉपर तो रहेगा ही क्योंकि हम इसी का रस्ट देख रहे हैं, ये Cu। और साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो रहेगा ही क्योंकि जब तक ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होगा जब तक कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद वाटर तो चाहिए, नमी तो ही चाहिए, तो नमी ही चाहिए। लेकिन एक नया चीज इंसान कौन आ गया, नया इंसान कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे जनरली कि जो बर्तन, जो वेसल्स हम लोग यूज करते हैं पूजा के घरों में, वो जनरली उस घर में रखने की तुलना में, यानी जो बर्तन तांबा का कहीं और अच्छी जगह रखा हुआ है, आप बहुत उसको अच्छे से सरिया कर रखे हुए हैं, उसके तुलना में जल्दी ग्रीन जैसा हो जाएगा, जल्दी काला जैसा आपको देखने को मिलेगा। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो इसमें इंपोर्टेंट भूमिका निभाती है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि जब पूजा के घरों में एक तो जल चढ़ाकर नमी तो बना ही देते हैं, ऑक्सीजन तो सब जगह है ही, और साथ में जो धुआं अगरबत्ती जो चलाते हैं, अरे जलाती है या नहीं जलाती है, अरे हुमाद उमाद जलाते हैं हम लोग पूजा के घरों में। पूजा के घरों में जब हुमाद ज्यादा से ज्यादा जलाएंगे तो धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा होगा, पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और इसको रिएक्ट करने के लिए उसको पर्याप्त खुराक मिल जाएगा जितना उसे चाहिए। यही वजह है कि और जगह रहने की तुलना के साथ साथ अगर हम देखें तो पूजा के घरों में जो रखा हुआ बर्तन कॉपर का है वो जल्दी ही ग्रीनिश टाइप का होता है, ग्रीन होता है, यानी इसमें जल्दी इसका कोटिंग आता है। बात समझ में आ रही है? ये एक नया इंसान आया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना। क्लियर? बातें समझ में आ गया? पहले कोई दिक्कत है अभी भी तो बताइए। बस ये सारी रिएक्शन आपको अच्छे से, सर कॉपर हाँ आप ये जो बात, हाँ अगर आप कॉपर में 2 मिली कुछ नहीं निकालकर आप लिखिए, फिलहाल समझने के लिए आप सही है, कोई दिक्कत। ये बैलेंस आपको इसमें किया हुआ चीजों को शो कर रहा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ बैलेंस, क्योंकि ये चीजें को फॉर्म हुआ है, इसी का जो फॉर्मूला यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है, वास्तव में इसको प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर 2Cu, यहाँ कॉपर का कितना मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, 2। इसका कहानी अलग है, आपको बताएंगे कि कहाँ पर हम 2 यूज करते हैं, कहाँ पर सिंगल यूज करते हैं, कहाँ पर रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, प्रोडक्ट में हम लोग कैसे बैलेंस कर देखते हैं कि जितना रिएक्टेंट्स में मॉलिक्यूल्स यूज होता है या एटम यूज होता है उतना ही मॉलिक्यूल्स और एटम प्रोडक्ट में भी फॉर्म होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन किसी के अपने आप में साथ हो, किसी के साथ भी अगर रिएक्टेंट्स जुड़ा होगा प्रोडक्ट्स के रूप में तो वो बैलेंस किया जाता है। और बैलेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्लियर? ये बातें सबको समझ में आ गई। तो अभी तक आप लोगों ने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इतना चीजें आगे पढ़कर देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पूरा तरीका से फिनिश हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे चीजों को समझ रहे, आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि सबसे पहले हम लोग मेटल्स को आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कैसे डिफाइन कर पाए, ये मेटल्स या नॉन मेटल्स, इसके बारे में हम लोग वैलेंस के बारे में बात किए थे। आज हम लोगों ने सीखा कि जब कोई मेटल्स या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो जनरली हम लोग क्लास में आज ज्यादातर मेटल्स की ही बात किए। अगले क्लास में हम आपको एग्जांपल लेकर बताएंगे नॉन मेटल्स का, क्योंकि हमने टॉपिक बनाया है रिएक्शन मेटल्स नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का तो क्या प्रभाव पड़ता है।
तो आज हम लोग देखें किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। और बस आपको इतना याद रखना है कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्साइड बनता है, यानी जो भी एलिमेंट यूज हो मेटल की जगह वो उसका क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। उसके बाद हम लोग ये भी जाना कि उसी मेटल का ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजोल्व कर दे, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बनता है, उसका हाइड्रो ऑक्साइड, यानी मेटल का हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद हमने ये जाना कि मेटल वास्तव में वो प्रॉपर्टीज कैसा रखता है, बेसिक या एसिडिक। तो हमने जाना कि वो बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है। बेसिक प्रॉपर्टीज रखने का सीधा सा मतलब है कि रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, छोटी ब्लू लिटमस में रखता है। और आपको याद करने का टेक्निक, याद करने का टेक्निक आपको बताए थे कि बी से बेस, बी से ब्लू। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि रेड ब्लू में चेंज होता है या ब्लू रेड में। आपको बस इतना याद रखना है, कुछ भी चेंज करा दो ब्लू चाहिए, अब ब्लू वही चेंज होगा जो रेड क्वेश्चन कन्वर्ट होगा ब्लू में। इतनी बातें हम लोग ने जाना। और मेन रूप से आज दो रस्ट पढ़े। सबसे पहले हम लोग आयरन का रस्ट में जाना कि आयरन का रस्ट क्या होता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और साथ में अगर उसको वाटर मिल जाए तो वो जब बनाता है Fe2O3, वास्तव में क्या है, वो रस्ट है। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। और मेन रूप से हम लोग जाने कॉपर के बारे में कि कॉपर में जो कोटिंग होता है ग्रीन का, वो ग्रीन का जो कलर चढ़ता हुआ हमको मिलता है वो आता कैसे है, उसके बारे में भी हम लोग जाने कि कॉपर तो रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, वाटर भी। लेकिन एक इंसान जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो जल्द ही कोई भी आयरन, तांबा का बर्तन, सॉरी आयरन का नहीं, तांबा का बर्तन, जल्द ही वो अपना कलर को चेंज कर देगा और वो जो शाइनिंग थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। कोई दिक्कत है तो बताइए, तो फिर मुलाकात अगले क्लास में होगी, इसको और आगे बढ़ाइए। यहाँ तक जानने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो बताइए। नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।